हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग इस टाइम एस्टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को कर रहे हैं। इसमें ये हमारा काइनेमेटिक्स का थर्ड पार्ट है। इससे पहले काइनेमेटिक्स के 2 पार्ट और फर्स्ट यूनिट के दो पार्ट ऑलरेडी यूट्यूब पर लाइव हैं। आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बूस्ट कर सकते हैं। एस्टेट के लिए आप जितनी से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। सबसे पहले आपको पीवाई क्यूज लगाने होंगे। पीवाई क्यूज लगाने के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। जो फॉर्मूलाज है उन्हें लर्न करना होगा और प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, ये वाली सीरीज खत्म करने के बाद हम दूसरे स्टेट के टेट के क्वेश्चंस भी करेंगे। पर अगर नवंबर में एस्टेट आता है तो हम फिजिक्स का एक छोटा सा क्रैश कोर्स लेके आएंगे और वहां पे प्रैक्टिस भी करेंगे। चलो तब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना 18th क्वेश्चन। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है, ए जगलर थ्रोज बॉल इनटू द एयर। ए जगलर ने बॉल थ्रो की इन एयर के अंदर। ही थ्रो वन बॉल व्हेनेवर द प्रीवियस वन बॉल इज एट द इट्स हाईएस्ट पॉइंट। वह एक बॉल फेंकता है या दूसरी बॉल तब फेंकता है जब जो पहली बॉल होती है वो अपने क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। हाउ हाई डू द बॉल राइज इफ ही थ्रो एंड बॉल्स ईच सेकेंड। तो बॉल की हाइट हमें बताना है कि वो कितनी ऊंची गई है जब, इफ अगर वो एन बॉल ईच सेकंड में थ्रो कर रहा है। एक सेकंड में कितनी बॉल थ्रो कर रहा है वो, एन बॉल। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलो, वो कह रहा है कि पहले हमारे पास ये एक बॉल है, हमने इस बॉल को फेंका है। यहाँ बॉल थी, हमने इस बॉल को फेंक दिया, ये यहाँ पे पहुंच गई है। तो अगर हमने बॉल को फेंका है तो ये इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। और बॉल अगर अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गई है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, उसको हमने एच ले लिया। ओके, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हमने क्या ले लिया, एच है ये हमारा। ओके, और इसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जी। ओके, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है तो हम माइनस जी लेते हैं। इतना है आपको समझ। वो कह रहा है जब ये वाली बॉल अपने इस हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो वो क्या करता है, वो दूसरी बॉल थ्रो करता है। यहाँ से क्या करता है, यहाँ से दूसरी बॉल को थ्रो किया जाता है। ठीक है, और ये कह रहा है हमें कि एन बॉल ईच सेकंड थ्रो करता है। तो एक सेकंड में वो हमें कितनी बॉल थ्रो कर रहा है, एन बॉल। तो एन एक बॉल कितने सेकंड में थ्रो करेगा वो हमें, 1/n सेकंड के अंदर। इतना आ गया आपको समझ में। अगर ये एक बॉल, मतलब हमारे पास दो कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स होगी ना हमारे पास, ये उसके बीच का टाइम है। ठीक है, जैसे कि ये कह रहा है कि हमने ये एक बॉल थ्रो की, ये बॉल यहाँ पे पहुंच गई है। ठीक है, हमारी बॉल है वो यहाँ से यहाँ पहुंची है। इसके बाद वो दूसरी बॉल थ्रो करता है। तो जब ये बॉल यहाँ पहुंचेगी तभी वो दूसरी बॉल थ्रो करेगा। तो ये वाला टाइम है, वही टाइम दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल के बीच का है। तो वो हमारे पास ये वाला टाइम आ गया है। इतना समझ आया? ओके, और जो टॉप के लिए टाइम होगा, अगर हम टी टॉप का टाइम देखें कि टॉप तक जाने के लिए कितना टाइम लगा कंसेक्यूटिव इंटरवल्स में, तो वो भी 1/n सेकेंड है। अगर हमने एक बॉल को फेंका, वो टॉप तक गई तो उसने कितना टाइम लिया, 1/n सेकेंड। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, जो हमारे पास जो इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, वो टाइम है हमारा कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल। ठीक है, और वही हमारे पास किसके इक्वल है कि इसको टॉप तक जाने में जितना टाइम लगा, जब ये यहाँ पहुंचती है तभी हम दूसरी बॉल फेंकते हैं। तो इन दोनों के बीच का टाइम यही है। जब ये यहाँ पहुंचेगी तब ये यहाँ वापस आ जाएगी। ओके, इतना आया समझ? चलो, तो अब क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, हाउ हाई निकालना है। हाउ हाई निकालने के लिए हमें क्या है, हमें पता है बी क्या किसके इक्वल है, u प्लस ए टी। ए की वैल्यू हमें हमारे पास यहाँ पे माइनस जी है। टी यहाँ पे टॉप है, टॉप के लिए निकाल रहे हैं। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, यहाँ फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, तो टाइम टॉप तक जाने के लिए जितना लगा, तो टी टॉप हमारे पास कितना है, इक्वल टू 1/n सेकेंड है हमारे पास।
टी टॉप की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/n सेकेंड। ओके, अभी वैल्यू पुट कर दो। u क्या है हमारे पास, u की वैल्यू क्या है हमारे पास, u है, और v की वैल्यू हमारे पास 0 है। ये वैल्यूज हैं, हम इसमें पुट कर देते हैं। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस जी इंटू 1/n। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी g/n। हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे या थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। जब हमारे पास v u a की वैल्यू गिवन है तो हम थर्ड इक्वेशन यूज कर लेते हैं। v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वेयर हमारे पास 0 का स्क्वेयर है माइनस जी स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस। ठीक है, ये s नहीं, हमने यहाँ पे डिस्टेंस h लिया है तो हम इसको h लिख देते हैं, s इज इक्वल टू h। ठीक है, इतना आ गया आप लोगों को समझ। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा h के। माइनस से माइनस कैंसिल, जी से जी कैंसिल, हमें निकालना है h। तो h हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा तो ये आ जाएगा g अपॉन 2n स्क्वेयर। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमें इसमें मेन, इस क्वेश्चन का मेन कंसेप्ट क्या है कि इसमें जो एक बॉल है वो अपने ऊपर तक जा रही है, तब वो क्या करता है दूसरी बॉल को थ्रो करता है। तो एक बॉल यहाँ पहुंचेगी तभी दूसरी बॉल जाएगी। तो इनके बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल होगा वो हमारे पास क्या होगा 1/n सेकेंड। और 1/n सेकेंड कैसे आया कि जब ये 1 सेकेंड में कितनी बॉल थ्रो कर रहे हैं n बॉल, और हमें तो एक बॉल थ्रो करनी है। तो एक बॉल को थ्रो करने के लिए हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा 1/n सेकेंड। आया समझ में। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एस्टेट 2022 के अंदर। चलो सोल्व करते हैं। इसमें कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0 एज t इज इक्वल टू 0 एंड इट इज x एट t इज इक्वल टू t। तो ये हमें क्या कह रहा है कि किसी भी पार्टिकल का है वो डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है t इज इक्वल टू 0 पे, और x इज इक्वल टू x है t इज इक्वल टू t पे। It starts moving in the positive x direction with velocity which varies at a। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव करना शुरू करता है और इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है ये। ओके, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमें बताना है कि वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल है, टी के है, टी स्क्वायर के है या टी क्यूब के। चलो तो अब ये वाले क्वेश्चंस करने का तो आपको आगे होंगे ना, इतना तो अब तक सीख लिया है। ओके, तो चलो हम करते हैं। तो वेलोसिटी को हम dx बाई dt लिख दें। ओके, ये हो गया अल्फा अंडर रूट एक्स। तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू अल्फा dt। अब हम इसमें बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, ये वाली बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करते हैं। तो 0 से x dx ना x की हाफ इंटू dx इज इक्वल टू 0 से t अल्फा dt। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि x की पावर में 1 ऐड हो, x की जो पावर है ये माइनस हाफ आएगा ना, यहाँ पे 1 ऐड होगा, 1 ऐड होगा तो हमारे पास x की पावर क्या बनेगी हाफ, अपॉन में हाफ, वैल्यू क्या आ जाएगी 0 से x इज इक्वल टू अल्फा इंटू dt का हमारे पास क्या आ जाएगा t, और 0 से t। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा x की हाफ अपॉन हाफ माइनस 0 इज इक्वल टू अल्फा की t माइनस 0। हमें वैल्यू किसकी चाहिए वेलोसिटी की। तो हम क्या करते हैं, ये जो x हाफ है इसकी वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हाफ ये ऊपर जाएगा तो 2x हाफ हो जाएगा। ठीक है, माइनस 0। ओके, यहाँ से हम अगर x हाफ निकालें तो किसके इक्वल होगा अल्फा टी अपॉन अल्फा टी अपॉन ये 2 इधर चला जाएगा 2। एक्स हाफ की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम इसको क्या करते हैं पुट इन 1 करते हैं। तो v इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा टी बाई 2। तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वेयर टी बाई 2। तो यहाँ से हम देख रहे हैं वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी के, तो हमारा आंसर ये होगा।
ये हमारा 19th क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है 20th क्वेश्चन। ये पूछा गया है 2023 में। इसमें कह रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स इन द ऑर्बिट अराउंड द सन इज। ये पूछ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगी अर्थ की अगर वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अगर ये सन है तो जो हमारी अर्थ है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट में मूव करती है, इतना पता है हमें। बट प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसको सर्कुलर शेप लेते हैं ऐसे। ओके। और ये सेंटर पे, यहाँ पे सन हमारे पास सेंटर पे ना होके एक फोकियाई पे होता है, इतना तो पता है ना आपको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, सेंटर पे लेते हैं। तो अगर हमारी बॉडी है वो इसमें मूव कर रही है तो इस ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है। टॉपिक कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। सॉरी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कंडीशंस क्या होती है, पहली कंडीशन क्या होती है, स्पीड क्या होती है इसमें, कांस्टेंट होती है। दूसरा क्या होता है, एसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और थर्ड क्या है हमारे पास, कि ओमेगा जो होती है वो कांस्टेंट होती है। मान लो हम इस पार्टिकल पे वेलोसिटी लेते हैं तो वेलोसिटी वेक्टर ऐसा होगा, यहाँ पे लेते हैं तो ऐसा होगा, यहाँ पे लेते हैं तो ऐसा होगा। ये हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा क्या लगेगी, सेंटर की तरफ लगेगी। ठीक है, इतना समझ आ रहा है। एसी हमेशा सेंटर की तरफ होती है। ठीक है, तो चलो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो एसी का हमारे पास फॉर्मूला होता है वी स्क्वेयर अपॉन आर। ठीक है, ये हमें पता है अच्छे से। और एसी यहाँ पे ओनली डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए अगर यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है फिर भी हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हर टेंजेंट पे डायरेक्शन क्या हो रही है, हमारे पास कंटिन्यूअस चेंज हो रही है। जहां भी देखेंगे वहां पे हमारे पास क्या है, डायरेक्शन चेंज है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रही है। और एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो आ रहा है कॉन्स्टेंट। ठीक है, इतना आ गया है आप लोगों को समझ। अब इसको आगे कैसे करते हैं, हमारे पास जो एसी है और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्पीड के। तो हम यहाँ से स्पीड निकालेंगे अपनी। ओके, फिर इस स्पीड की वैल्यू हम इसमें रख देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट, पूरा एक राउंड कवर करने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि हम स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 2 पाई आर अपॉन टी। इतना आ गया है आपको समझ में। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, स्पीड, और स्पीड को हम किससे, वी से डिनोट कर रहे हैं। इतना आया समझ में। ठीक है, अभी ये वी की वैल्यू है ये इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसको दोबारा ही लिख देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ हम निकाल रहे हैं स्पीड, स्पीड भी किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 2 पाई आर अपॉन टी। तो v की वैल्यू एसी में पुट कर दें, इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वेयर आर स्क्वेयर अपॉन आर इंटू टी स्क्वेयर। यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आई, 4 पाई स्क्वेयर आर अपॉन टी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारे पास टी नहीं टी स्क्वेयर। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आया, 4 पाई स्क्वेयर आर अपॉन टी स्क्वेयर। ये हमारे पास क्या आया, करेक्ट आंसर। एक तो हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ओमेगा जो होती है पार्टिकल की वो कांस्टेंट रहती है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 21 क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखना। थ्री पार्टिकल्स P1, P2, P3 आर सिचुएटेड एट द वर्टिकल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम क्या करते हैं, पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। व्हाइट से करते हैं ताकि आराम से दिख जाए। ठीक है, हम करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ।
ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमारे पास यहाँ 3 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल ये रहा। ठीक है, इसने बोल दिया। फिर ये क्या कह रहा है, P1 P2 P3, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे P1 P2 P3। ये क्या कह रहा है कि जो t इक्वल टू 0 पे जो साइड है इनकी हर तरफ की, ये क्या है L। ईच ऑफ द पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड v स्पीड से मूव कर रहे हैं। P1 ऑलवेज हैव ए वेलोसिटी अलोंग P1 P2 P3। P1 P2 P1 की वेलोसिटी है वो P1 इसके अलोंग है। ठीक है, तो जो कलर है हम उसी से लेते हैं। P1 की वेलोसिटी इस तरफ है। ठीक है, P2 की है P2 P3 के अलोंग और P3 की है इसके अलोंग। ये इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, ये v है। ठीक है, द टाइम एट विच द पार्टिकल मीट इच अदर, ये पूछ रहा है किस टाइम पे पार्टिकल एक दूसरे को मीट करेंगे। मैं आपको ना यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा केस बताती हूँ। देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ट्रायंगल। ओके, ये हमारा P1 पार्टिकल है, ये हमारा P3 पार्टिकल है, ये हमारा P2 पार्टिकल है। पहले ये यहाँ थे, अब टाइम के साथ ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपनी स्पीड्स के साथ। तो जो ये वाला पार्टिकल है, ब्लैक वाला पार्टिकल है, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, टाइम के साथ जाएगा। ठीक है, जो येलो वाला पार्टिकल है ये थोड़ा इधर मूव करेगा, व्हाइट वाला पार्टिकल है ये इधर मूव करेगा। अब हमारे पास जो ट्रायंगल आएगी वो ये आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद ये पार्टिकल फिर मूव करेंगे, ये वाला थोड़ा इधर जाएगा। ठीक है, ब्लैक वाला है वो अपने इस तरफ मूव करेगा और जो येलो वाला है वो अपने इस तरफ मूव करेगा। अब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, अब ये फिर से मूव करेगा, ये इधर करेगा, फिर येलो वाला इधर मूव करेगा, ब्लैक वाला इधर मूव करेगा। अब ऐसे मूव करते हुए ये कहाँ जाएंगे, सेंट्रोइड पे। और अगर हम इसका जो मोशन देखेंगे, मैंने शायद ज्यादा छोटी ले ली ट्रायंगल, और बड़ा लेना चाहिए था, पर कोई नहीं। इसका मोशन हमारे पास ऐसे आएगा सेंट्रोइड तक, ये ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये वाला ऐसे जाएगा। समझ पा रहे हो आप कि इस वाले का तो मोशन हमारे पास ऐसे आ रहा है। ठीक है, ऐसा सुंदर सा वो बनेगा इसका, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाके क्या करेंगे, सेंट्रोइड पे मिलेंगे। ये हमारे पास इनका मोशन हो रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ट्रायंगल की शेप वही रहती है, वो बस श्रिंक होते जाती है। तो यहाँ से आप समझ रहे हो ना, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये यहाँ से आप समझ रहे होगे कि ट्रायंगल इक्विलेटरल ये बस वो श्रिंक होती जाती है। पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है ना। तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा बस मेन मोटिव ये कि ट्रायंगल रहती है बस वो श्रिंक होते जाती है। और ये सब कहाँ जाके मिलते हैं हमारे पास, ये हमारे पास जाके मिलते हैं सेंट्रोइड पे। ठीक है, और इनका मोशन मैंने आपको बताया, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे जाके मिलेंगे यहाँ पे आखिर वो। इतना आया आप लोगों को समझ, तो ठीक है। अब मैं आपको क्या बताती हूँ, अब इनकी वेलोसिटी कंपोनेंट को तोड़ते हैं। पहले हम ये व्हाइट लेते हैं, व्हाइट जो है हमारे पास P1 पार्टिकल की वेलोसिटी के लिए है। तो इसकी पार्टिकल की वेलोसिटी इधर है, ये हमारे पास 60 डिग्री है। अगर हम P2 के कंपोनेंट तोड़े तो इधर P2 का कौन सा कंपोनेंट आएगा, P2 cos 60। और P2 की वेलोसिटी क्या है हमारे पास, v। हम वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ रहे हैं तो हम लिख देते हैं v cos 60। तो इधर हमारे पास क्या है v, इधर क्या है v cos 60। अब हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी, v v अप्रोच हमारे पास क्या आएगा, इक्वल टू v प्लस v cos 60। ये v प्लस cos 60 कैसे आया, ये माइनस होता है और यहाँ पे ये माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और सीधा हम ऐसे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि दोनों एक तरफ आ रहे हैं तो हम उन्हें एड अप कर देते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, हाफ।
तो v प्लस वी बाई टू, तो ये हो गया 3v/2। अब हमें निकालना है टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वी अप्रोच लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस की लेंथ कितनी है साइड की l, और ये है 3v/2। तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमें 2l/3v। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस खाना पूर्ति हो रही है। एस्टेट का जो स्टैंडर्ड लेवल है ना वो काफी, एस्टेट का जो लेवल है ना वो काफी स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ये हमारा 21 क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम 22 क्वेश्चन पे। इसमें हमसे पूछा गया है कि in a projectile motion the velocity is always perpendicular to acceleration, never perpendicular to acceleration, is perpendicular to acceleration for one instant only, और is perpendicular for 2 instant। चलो मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। तो हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल होती हैं, ये हमारे पास कौन सा है ओब्लिक वाला, और ये हमारे पास है हॉरिजॉन्टल। मैं आपको दोनों केस ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है तो जब हम इसको ऐसे फेंकते हैं, ठीक है, तो ये इसकी जो वेलोसिटी होती है, सॉरी, जब हम यहाँ से कोई फायर करते हैं तो ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन लेती है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये वाला कंपोनेंट होता है यू कोस थीटा। यहाँ पे जो यहाँ पे प्रोजेक्टाइल पे ओनली एक ही तरह का फोर्स लगा होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी हमेशा जी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा होता है। ठीक है, हमेशा जी कहाँ होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास क्या है यू कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ऐसे होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट है जहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि यू कोस थीटा है और जी दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक तो हमें ये तो पता लग चुका है कि एक ही बार परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो हमारा थर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चलो हम ओब्लिक वाला और लेते हैं। हमने इसको मान लो यू वेलोसिटी से फेंका, इसने प्रोजेक्टाइल मोशन लिया। अगर इसका ओनली जब हम फेंक रहे हैं तो इसका ये कंपोनेंट ये थीटा है, तो ये हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा वेलोसिटी का कंपोनेंट, ये हो जाएगा हमारा यू कोस थीटा। यहाँ पे जब हम ओरिजिन वेलोसिटी के कंपोनेंट ये हो गए, तो और जब इस पे ना हर जगह पे जो जी लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, हर जगह पे जी क्या है डाउनवर्ड, और वेलोसिटी का कंपोनेंट ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है। तो जब हम हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम इस ओब्लिक से इनके लिखें तो ux की वैल्यू हमारे पास आएगी u cos थीटा, और uy की वैल्यू आएगी हमारे पास u sin थीटा। ठीक है, पर यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर और है कि यहाँ पे माइनस जी नीचे लग रहा है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए लग रहा है, टी टाइम के लिए मान लेते हैं, तो माइनस जी टी। यू आई कंपोनेंट हमारे पास ये आएगा, और हमें पता है जो मैक्सिमम पॉइंट है वहां पे हमारे पास यू आई कंपोनेंट 0 होता है। तो यू साइन थीटा माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। इतना आया समझ में। यहाँ पे हमारे पास ए एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती है, हमारे पास वर्टिकल में एक्सेलरेशन होती है इसके इक्वल। आई होप इतना समझ आया होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं जो वेलोसिटी है वो है आई डायरेक्शन में है, जो एक्सेलरेशन है वो जी डायरेक्शन में है। तो यहाँ से क्या है कि वी परपेंडिकुलर टू ए ओनली इस पॉइंट पे है। ठीक है, इतना समझ आ गया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इस पॉइंट पे यू एक्स है और यू वाई क्या है हमारे पास 0 है, और यू एक्स क्या हमारे पास यू कोस थीटा। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ये है हमारे पास 3, तो ये है हमारे पास 23 क्वेश्चन, और ये 2023 में ही पूछा हुआ है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। इसमें हमसे बोला गया है a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ए बी सी इक्वल है, तो एंगल क्या होगा ए और बी के बीच में, आप समझ गए होंगे। तो हम ये मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं, मैग्नीट्यूड की क्या है एक्स है। ठीक है, अब क्या है कि हमारे पास कोई वेक्टर है,
मान लो हमारा ये वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है। ये वेक्टर कौन सा है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, सी है। ये वेक्टर हमारे पास कौन सा है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। अब हम इस पे क्या करते हैं, पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ लगा दे। पैरेललोग्राम वेक्टर लॉ में हमारे पास क्या होता है, बताओ आप। जब हम जो एंगल, और इसमें हम जो एंगल लेते हैं ना, वो एंगल वहां से लिया जाता है जहां पे हमारे पास टेल टू टेल का एंगल लिया जाता है। जैसे ये, अगर हमारे पास ऐसे है ये, तो ये इसका हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये एंगल नहीं लिया जाता एंगल, ठीक है, ये एंगल नहीं लिया जाता। टेल टू टेल का एंगल लेते हैं, तो इसके लिए हम इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करते हैं और उसके बाद ये एंगल लेते हैं। ठीक है, आया होगा समझ कि टेल होनी चाहिए दोनों पे। ठीक है, चलो। अब हमारे पास जो थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है। ए का, अब मैं सी का बी का वैल्यू, तो ये हमारे पास ए और बी के बीच में थीटा है। अब अगर इस वैल्यू को हम ऐसे नहीं लगा सकते, तो हम जो पैरेललोग्राम लॉ का यूज कर रहे हैं, इसमें क्या करते हैं, हम वेक्टर को शिफ्ट करते हैं। तो हम बी वेक्टर को यहाँ लेके आते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, बी वेक्टर। तो ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाता है, थीटा एंगल हो जाता है। ठीक है, तो ये जो वाला एंगल है हमारा, ये क्या हो जाता है, थीटा एंगल। और ये हम किससे निकाल रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ से। हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने हमने इस बी को क्या किया है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है और इनको क्या कर दिया, ज्वाइन। तो ये एंगल आ गया हमारा 120 डिग्री एंगल। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें पता है सी स्क्वेयर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कोस थीटा, इसके इक्वल होगा। सॉरी, वो नहीं आएगा ना, फिर ये उधर अंडर रूट कर दिया तो ये नहीं आएगा, इसके इक्वल आएगा। ये हमने किसके वैल्यू लिख रखी है, एक्स के इक्वल है ये वैल्यू। ए बी क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर कोस थीटा। तो एक्स इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा तो बाहर एक्स निकलेगा, अंडर रूट 1 + 1, 1 + 1 ये यहाँ से 2 होगा, सीधा लिख देती हूँ 2 कोस थीटा। ठीक है, इतना है समझ में। ओके, एक्स एक्स कट जाएगा तो इसका स्क्वायर, इसको ये इससे कट जाएगा और स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2 + 2 कोस थीटा, वो उधर जाके 1 हो जाएगा। तो 2 कोस थीटा इक्वल टू -1 होगा, सॉरी ये 2 है ना, उधर जाएगा तो 1 - 2 -1। और कोस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, -1/2। और कोस थीटा की -1/2, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 120 डिग्री। तो हमारे पास ए और बी के बीच का एंगल क्या आ गया, 120 डिग्री। ये हमारा राइट आंसर है। ओके, होप आप सब लोगों के अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। 24, ठीक है। इसमें हमें क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज 0 as t is equal to 0, द एक्सेलरेशन ऑफ t मस्ट बी 0। ये क्या कह रहे हैं, t अगर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 है तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 as t is equal to 0, द एक्सेलरेशन में भी 0। इसमें कहा है कि हो भी सकता है और इसमें कहा है होना ही चाहिए। तो चलो हम देखते हैं। मान लो हमने किसी पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया, मैंने क्या किया, एक बॉल को ऊपर थ्रो किया। अगर मैंने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया है, तो जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी, मैं उस टाइम इसको देखती हूँ, ये अपने मैक्सिमम हाइट पे है, तो ये इसका t इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि मैंने इसको इस टाइम देखा है। यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या हो गई, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे है तो इसके v की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, बताओ। मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0। पर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी, वो किसके इक्वल होगी हमारे पास, -g के इक्वल। तो ये कह रहा है जब वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0 as t is equal to 0 है, वेलोसिटी 0, द एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, इट मींस ये स्टेटमेंट तो हमारी रॉन्ग हो गई। अब हम चलते हैं दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। ये क्या कह रहा है, मस्ट भी हो, मे भी 0 हो सकती है। हाँ, ये तो बात सही लग रही है मुझे। मान लो हमारा पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, इस ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रहा है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं तो वो हो जाएगी हमारे पास 3t स्क्वेयर। अगर मैं उसकी एक्सेलरेशन निकालूं तो वो हो जाएगी 60।
अगर मैं x इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे लूँ तो ये 0 है, x ना v इक्वल टू टी इक्वल टू 0 पे लूँ तो ये भी 0 है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी 0 है। a अगर t इक्वल टू 0 पे इस पे 0 पुट करूँ तो ये भी 0 है, तो सारा हमारे पास 0 है। तो इट मीन्स 0 एट t इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन में भी 0। हाँ भाई, हमने ये 0 लिया था तो एक्सेलरेशन भी क्या आ रही है, 0 आ रही है, हो सकता है। तो ये हमारा ओनली द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आ गया इतना समझ में? दोनों एग्जाम्पल लेके बता दिए मैंने आपको। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 25 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 25। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2024 में। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है हमारे पास, एन An aeroplane is flying horizontally with a velocity u at a height of 1960 मीटर। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास जो हाइट है वो कितना है, 1960 मीटर। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो मूव कर रही है वेलोसिटी वो है 600 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर when the vertically above the point P on the ground, मान लो ये हमारे पास P पॉइंट है ग्राउंड पे, a body is dropped from it, a body is dropped from it, इससे हमने एक बॉडी को फेंका। तो अगर हम ऐसे कोई फेंकते हैं एरोप्लेन में जाते हुए तो वो हमारे पास कैसा मोशन शो करता है, जब हम ऐसे फेंकते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ तो वो हमारे पास क्या करता है, ट्रेजेक्ट्री का पाथ फॉलो करता है। ये इसने ये पाथ फॉलो करा, ये पाथ भी सही से नहीं बना। अरे भाई, आप लोग देख लेना, समझने की कोशिश करो बस। ठीक है, तो ग्राउंड पे कहाँ टच कर रहा है, क्यू को, तो द डिस्टेंस पी क्यू मतलब ये क्या है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। क्या निकालना है हमें, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, ये वेलोसिटी, यहाँ पे हमें ये वेलोसिटी गिवन है हॉरिजॉन्टल में, ये वर्टिकल में डिस्टेंस गिवन है, और हम हमें हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है। तो पहले एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी हमें गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी है जो यू एक्स, वो हमारे पास क्या है, यू एक्स हमारे पास कितना दे रखा है इन्होंने, वो दे रखा है 600 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको मीटर पर सेकंड में सोल्व करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5/18। अगर अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 500/3। और इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगी, 3 1 जा 3, 2 5, 3 6 जा 18, 2 3 6 जा 18। ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा भाई, गलत लिख दी, क्या कर रही हूँ मैं। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18.6 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास यूएक्स की वैल्यू आ गई है, और इसमें हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टी। जब भी एक क्वेश्चन, एक चीज सुनना आप, जब भी ऐसे हमें निकालना हो, ठीक है, और ये फाइनली ग्राउंड पे जाके क्या करेगी, रुक जाएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारे पास, 0। तो जो टी का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास सीधा टी इक्वल टू √2h/g हम लिख सकते हैं। जी यहाँ पे क्या है, ये जी है। ठीक है, ये कैसे आया हमारे पास, इसको ये ऐसे आया है, एस इज इक्वल टू यू टी, नहीं ये हमारे पास आया है वो क्या कहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू, अरे यार ये इक्वेशन से कंफ्यूज हो गई हूँ मैं तो तुम्हें बताते बताते। ये आया है हमारे पास, अरे यार, ये हमारे पास आया सेकंड इक्वेशन से, जब हम वर्टिकल में देखेंगे तब। ठीक है, तो वो होगा s इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ एटी स्क्वेयर। तो यू आई हमारे पास यहाँ पे 0 होता है हमें पता है, तो एस इज इक्वल टू आ गया हाफ 80 स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे 2 क्या आ गया,
हमने यहाँ पे एस लिया है 2s/a। एस हमारे पास क्या है एच, ए क्या है जी। आ गया समझ में? आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी भी नीचे मूव कर रही है, ग्रेविटी भी नीचे है, तो इसका साइन हम कौन सा लेंगे? पॉजिटिव साइन लेंगे। इतना आ गया ना समझ में? ठीक है, अब हमने टी की वैल्यू निकाल ली है। अब टी की वैल्यू वैसे निकालते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। एच हमारे पास क्या है 1960, जी हमारे पास हमें यहाँ पे लेना है 9.8। ठीक है, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये 2 जा पे जा रहा है, इंटू 10, 98, 20। तो ये हमारे पास जा रहा है 2 2 जा 4, 400। ठीक है, ये हमारे पास किसके आ गए 20 सेकेंड। वर्टिकल से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब हमें निकालना है पी क्यू। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी कितनी है पी क्यू, अगर हमें ये निकालना है तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है? क्यू की वैल्यू ये है, पी की वैल्यू ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास किसके इक्वल आएगा? हॉरिजॉन्टल जो वेलोसिटी है मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो पी क्यू इज इक्वल टू 166.6 मल्टीप्लाई टाइम ऑफ फ्लाइट है 20 सेकेंड। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 0, ये इसके इक्वल आ गया हमारे 166। 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12, 1, 6 दूनी 12 का 1, 6 दूनी 12, 1 13, 3 हाथ से 50, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, इतना आ गया समझ में? अरे यार 16 ये 10 है, ये अपन में 10 आएगा तो ये इसको काट देगा, तो 1662 3332। ओके ठीक है, आ गया। अब ये हमारे पास किस में है? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर हावर में बनाने के लिए इसको हम 1000 से क्या कर देते हैं डिवाइड, तो ये हमारे पास क्या आया किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। 25th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन और रहते हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं जो अभी जुलाई में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर। ठीक है, चलो करते हैं। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स वेलोसिटी वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ये। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और वेलोसिटी ऐसे कर रही है। वेयर के इज ए एंड आर द कांस्टेंट। इफ द पार्टिकल स्टार्ट मूविंग from the origin x is equal to 0 at t is equal to 0, the time taken to reach the x is equal to x नोड। ये हमारे पास k is less than k नोड है। ठीक है, ये गलती से गलत प्रिंट हो गया है। ओके, चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये सिंपल क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलो इसको करते हैं। v कितना गिवन है हमें? k अंडर रूट के ए माइनस एक्स। v को लिखे dx बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू अंडर रूट के ए माइनस एक्स। ठीक है, x एक तरफ t एक तरफ, अंडर रूट के ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। ठीक है, यहाँ पे हमारी बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू एक्स नोट, t इज इक्वल टू t पे। तो इस पे बाउंड्री कंडीशन लगा देते हैं। 0 से एक्स नोट डी एक्स अपॉन अंडर रूट के माइनस एक्स इक्वल टू 0 से के डी टी। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको बाद में करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं इसको। तो हम क्या करते हैं, हम पुट करते हैं के ए माइनस एक्स इज इक्वल टू यू, तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी यू। एक चीज आ गई है। ठीक है, अब हमें लिमिट भी चेंज करनी होंगी। तो जब लोअर लिमिट लेते हैं हम, तो अगर x 0 है तो t क्या होगा? हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख के देखेंगे। तो अगर x 0 है तो t हमारे पास क्या होगा? a a। अगर
अपर लिमिट देखते हैं तो अगर x इक्वल टू एक्स नोड है तो t क्या होगा, ये a माइनस एक्स नोड। इस इक्वेशन में पुट करके देखा है हमने, ये हमारी लिमिट आ गई। अब हम इसको चेंज करते हैं सारी चीजों को, ठीक है। तो ये हमारे पास जीरो से जीरो से क्या ही कर रही हूँ मैं, कुछ तो मिस्टेक कर दी मैंने, सॉरी। ठीक है, अब हम इसमें कुछ करते हैं। एक्स हमारे पास क्या है, जीरो, और एक्स नोट। तो अब हमारे पास ये जो लिमिट चेंज हुई है इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक है। टी नहीं, यू के है हमारे पास, यू के माइनस के नोट, यहाँ पे रखो ना, पता लग जाएगा, ठीक है। यू के ए ना कि टी के ए। तो टी एक्स ये है, अगर अब हम इसको क्या करेंगे, यू की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो अंडर रूट हमने ये u माना था तो ये u हो जाएगा, अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी यू है। और लिमिट हमारे पास क्या आ गई, के ए से के माइनस एक्स नोट, और इधर हमारे पास जीरो से t के डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, के ए माइनस एक्स नोट। और डी यू का क्या है, u की माइनस हाफ इंटू डी यू इज इक्वल टू जीरो से t के डी टी। इतना समझ आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो u का हाफ अपॉन हाफ के ए इंटू के ए माइनस एक्स नोट इज इक्वल टू के टी। ये तो कर लोगे ना, टी है तो टी माइनस जीरो इज इक्वल टू टी। अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये वन बाई टू क्या आ जाएगा, बाहर आएगा, तो ये वन बाई टू है तो टू ऊपर जाएगा। के ए माइनस एक्स नोट अंडर रूट माइनस के ए इज इक्वल टू टी। के इधर ले आते हैं तो टी की वैल्यू ये आएगी। तो हमारे पास पूछा था टी क्या होगा, तो ना तो टी ये होगा, ना टी ये होगा, ना टी ये होगा, तो नन ऑफ दीज। आई होप आपको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा था 26, ये है हमारा 27 क्वेश्चन, ठीक है। ये भी अभी जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया था। इसमें क्या कह रहा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एंगल q, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बिकम मिनिमम एट टाइम t1। t1 पे वेलोसिटी क्या है, मिनिमम होगी। इफ tm इज वन थर्ड ऑफ द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट देन साइन q क्या होगा हमारे पास। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। पहले इसको लेके मैं आपको कुछ समझाती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। ये हमने यू वेलोसिटी से फेंका, ये थीटा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यू साइन थीटा। और ये कंपोनेंट क्या हो गया हमारे पास, यू कोस थीटा। इतना आ गया समझ में। इस पे जी हमारा नीचे की तरफ लग रहा है, ओके, इतना आ गया। तो अगर हम पहले हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिख लिया अगर तक कंफ्यूजन ना हो, हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे वर्टिकल, ये इसके कंपोनेंट है। तो यहाँ पे जो हम इसकी वेलोसिटी लेंगे तो यू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, यू कोस थीटा। यू आई क्या हो जाएगा हमारे पास, यू साइन थीटा। ग्रेविटी नीचे लग रही है, कितने टाइम के लिए लग रही है, तो ये हमारे पास वेलोसिटी में हो जाएगा, ठीक है। यू आई हमारे पास ये आएगा। इतना समझ आ गया है। अब मेरे पास हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, वर्टिकल में मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो माइनस जी है। इतना आ गया समझ में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे जो हमारे पास वेलोसिटी क्या है हमारे पास, मिनिमम। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम है उसको हम ले रहे हैं टीएम, ओके। जैसे जैसे हमने पढ़ा है कि जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो मिड पॉइंट तक वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज होने लगती है। यहाँ से यहाँ हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और यहाँ से यहाँ हमारे पास वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। और जो ये हमारा हाफ है ना, ये एग्जैक्टली मिडवे है। अगर ये पूरा टाइम हमारे पास टी है, अगर टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास क्या है, टी है, ठीक है, तो टी एम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, टी बाई टू।
क्योंकि ये बिल्कुल मिडवे में है। इतना आ गया, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.5 टी के इक्वल, ठीक है। समझ में आ गया। और क्वेश्चन में हमें क्या गया, कहा गया है कि टी एम हमारे पास किसके इक्वल है, T/3 के, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं T/2 इक्वल टू T/3, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर डी होता है। और आपको ना मैं कैलकुलेशन से बताती हूँ ये करके। इस पॉइंट पे हमारे कौन सा कंपोनेंट जीरो है, सेकंड मेथड कौन सा हो सकता है इसका, ये हो सकता है। इस पॉइंट पे हमारे पास क्या है, यू वाई जीरो है, तो यू वाई हमारे पास क्या है, जीरो। इसका मतलब हमारे पास यू साइन थीटा माइनस जी टी एम, मेन उस पॉइंट पे देख रहे तो टाइम हमने टी एम ले लिया, ठीक है। तो जो ये किसके लिए होता है, मिनिमम वेलोसिटी है यहाँ पे हमारे पास एट हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे। तो यू हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम टी एम की वैल्यू निकालें तो वो आएगी यू साइन थीटा अपॉन जी, इतना आ गया। और जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो हमारे पास किसके इक्वल है, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी। आ गया इतना समझ में। तो अगर मैं टी एम की वैल्यू को टी में लिखूं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, टी अपॉन 2, ठीक है। इतना आ गया समझ में। पर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू 1/3 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये इसके तो ये जो है इसके साथ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना, यहाँ पे ये 1/3 है, यहाँ पे ये 1/2 है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन की तरफ, 28 क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी 2025 जुलाई वाले एग्जाम में पूछा गया है। तो ये कह रहा है पार्टिकल मूव सच दैट इट वेलोसिटी मेक्स ए कांस्टेंट एंगल विद इट्स पोजीशन वेक्टर इन अ प्लेन, तो इट्स पास्ट मत बी। हमें क्या बताना है कि इसका पास क्या होगा। ये टॉपिक कौन सा है, मोशन इन अ प्लेन, मतलब 2D मोशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं आर वेक्टर। आर वेक्टर हमारे पास इसके इक्वल होता है। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं v के, इसमें v के फॉर्म में लिखेंगे तो dr/dt इंटू आर कैप, आर ऐसे का ऐसे, डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप, ठीक है। इतना आ गया समझ में कि हमारे पास ये इसके इक्वल है। पर हमें पता है कि जो dr/dt होता है वो किसके इक्वल होता है, डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप। तो ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं, तो dr/dt इंटू dr/dt v, मतलब देखो एक सेकंड रुको, एक मिस्टेक हो गई, मैंने सीधा लिख दिया, आपको बताए भी ना। तो ये इसके इक्वल होता है, ठीक है, प्लस आर आ जाएगा इंटू dr/dt। एक बार हमने यूनिट वेक्टर को कांस्टेंट रखा आर का किया, फिर हमने आर को रखा कांस्टेंट वेक्टर का किया, और इसकी जो dr/dt जो होता है इसकी इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। अब हम इसकी ये वैल्यू रख देंगे इंटू डी थीटा बाई डी टी इंटू थीटा कैप, आ गया, ठीक है। अगर अब हमें अल्फा एंगल हमने मान लिया वी और आर है, इसके बीच में जो हमारे पास एंगल हमने माना है वो अल्फा एंगल मान लिया कि अल्फा एंगल क्या है, वी एंड आर, ओके, ये हमने मान लिया। तो टेन अल्फा किसके इक्वल होगा, वी थीटा अपॉन वी आर, ठीक है। तो वी थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, वी थीटा हमारे पास इसके इक्वल है, ये हमारे पास क्या है वी थीटा, ये क्या हमारे पास वी आर। अगर हम इसको लिखे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वी आर इंटू आर कैप प्लस वी थीटा इंटू थीटा कैप, ठीक है। आ गया इतना समझ में।
ठीक है, तो वी थीटा हमारे पास किसके इक्वल है, आर इंटू डी थीटा बाई डी टी। ये हमारे पास वी थीटा हो गया, ये हमारे पास वी आर हो गया, ये वी आर है और ये क्या है, वी थीटा है। ठीक है, अब ये हमारे पास आर डी थीटा अपन डी टी, और ये हमारे पास क्या है, वी आर है, तो डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा आर डी थीटा बाई डी आर। आ गया इतना समझ में? ठीक है, अब हमारे पास अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं क्या करती हूँ, टेन अल्फा को भी क्या वैल्यू ले लेती हूँ, कांस्टेंट ले लेती हूँ। ठीक है, और टेन अल्फा को कांस्टेंट है तो हम इसकी वैल्यू के रख देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास टेन अल्फा किसके इक्वल आया था, आर डी थीटा बाई डी आर। अगर हमारे पास टेन अल्फा को हम के रख देते हैं तो के इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। ठीक है, अब हम आर को एक तरफ ले जाते हैं, क्या करेंगे, आर को लेके जाएंगे एक तरफ। ओके, आर, तो वन बाय आर इज इक्वल टू वन बाय के इंटू डी थीटा बाई डी आर। ये हमारे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, सॉरी डी आर यहाँ नहीं आएगा ना, डी आर तो इसके पास जाएगा, डी आर तो हमारा यहाँ पे आएगा, तो डी आर बाई डी आर क्या हुआ, एल एन आर, और वन अपॉन के इंटू थीटा। यहाँ से अगर हम देखें तो एल एन आर है प्लस सी भी तो आएगा यहाँ पे, एल एन आर है वो थीटा अपॉन के प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, अब हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल से डिवाइड, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आर इज इक्वल टू ई की थीटा के प्लस सी, अगर अलग अलग करेंगे तो ई की थीटा बाई के इंटू ई की सी। इतना आ गया समझ में? ठीक है, ई की सी को हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं, ई को हम क्या ले लेते हैं, वन बाई के ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा, यहाँ से हमारे पास क्या बचा है, ए इंटू ई की बी थीटा। ये हमारे पास क्या आई है, वैल्यू आई है। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई है, तो हमारे पास क्या आया है, आर इज इक्वल टू ए ई की बी थीटा। तो ये इक्वेशन जो होती है वो लोगैरिथमिक स्पाइरल की होती है। ठीक है, यहाँ से हमें ये आंसर मिल गया अपना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बताएं, कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप चाहो तो मैं लास्ट वाली चीज दोबारा कर देती हूँ। आई होप आपको समझ तो आ गया होगा, पर ठीक है मैं एक बार इसको, लास्ट ही क्वेश्चन है तो एक बार दोबारा कर देती हूँ। ठीक है, ढंग से। ओके, ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं इधर। तो टेन अल्फा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, टेन अल्फा को क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लेते हैं, और इसको हम क्या बोल देते हैं, के बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया था, टेन अल्फा इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। तो टेन अल्फा तो हमारे पास किसके इक्वल हो गया, के इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा बाई डी आर। अब इनको अलग अलग वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी थीटा बाई के। ठीक है, अब इनको इंटीग्रेट करते हैं तो एल एन आर इज इक्वल टू के, बाहर कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा, डी थीटा का थीटा आएगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। अब ई की फॉर्म एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एल एन और ई वन हो जाएगा, आर आएगा, ई की थीटा बाई के आएगा। ठीक है, और यहाँ पे सी तो रह ही गया, प्लस सी आएगा, अलग अलग करते हैं तो ई की थीटा बाई के इंटू ई की सी। ठीक है, ई की सी को हम क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं। ठीक है, और वन बाई के को हम क्या ले रहे हैं, बी। अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो हमें मिलेगा आर इज इक्वल टू ई की बी थीटा, और ये इंटू ए, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू ए इंटू ई की बी थीटा। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको,
r इक्वल टू e की b थीटा इंटू a। ये हमारे पास है लोगैरिथमिक स्पाइरल। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू।